नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। तो बेटा आज हम आपको कक्षा 12 के अर्थशास्त्र खंड खा से अध्याय नंबर 1 परिचय, जिसका भाग 3 यानी वीडियो संख्या 3 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको 2 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें आज मैं बेटा आपको पढ़ाऊँगा स्टॉक तथा प्रवाह। तो स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है? तो स्टॉक बेटा, स्टॉक का अर्थ आप समझें। स्टॉक क्या है? स्टॉक एक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। स्टॉक एक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। माना 1 जनवरी 2017 को आपके बैंक खाते में 20,000 रुपये हो सकते हैं, और वही 10 जनवरी 2017 को यानी 10 दिन के बाद आपके खाते में 25,000 रुपये भी हो सकते हैं। तो ये सभी मूल्य स्टॉक मूल्य हैं, क्योंकि बेटा समय के एक विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जाता है। पूंजी तथा मुद्रा स्टॉक के उदाहरण हैं। यानी पूंजी और मुद्रा जो है ये स्टॉक के उदाहरण है। स्टॉक का मतलब होता है किसी वस्तु या जो है यानी किसी पूंजी को या मुद्रा को जमा करना, अपने वहाँ रखना या बैंक में जमा कर देना, वही स्टॉक कहलाता है। अब बेटा नंबर 2 में आता है आपका प्रवाह। मैं दोनों चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, स्टॉक क्या है, प्रवाह क्या है। तो प्रवाह बेटा क्या है? प्रवाह का अर्थ आप जो है समझें, प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। फिर से सुन लें, प्रवाह समय की एक विशिष्ट अवधि का मतलब होता है समय में मापी जाने वाली मात्रा है। आप शायद 1500 जैसे आप शायद मान लीजिए 1500 रुपये जेब खर्च प्राप्त करते हैं। आप शायद 50 दिन प्रति यानी जो है 50 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन आप क्या करते हैं, कैंटीन में जा कर के खर्च करते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। आपको शायद अपने बैंक जमा पर 8% का ब्याज प्राप्त होता है। ये सब मूल्य बेटा प्रवाह होते हैं, क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है, इसलिए इसको प्रवाह कहा जाता है। इसी प्रकार आप व्यय, उत्पादन, उपभोग तथा ब्याज भी प्रवाह चरों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब आप देखें बेटा, मैंने बताया है कि उत्पादन है, आय है, व्यय है। तो आय है, व्यय है। आय का मतलब जो आप पैसा कमाते हैं, व्यय का मतलब जो आप पैसा खर्च करते हैं, और फिर उत्पादन जो आप उत्पादन करते हैं। उपभोग का मतलब खाना होता है, खर्च करना होता है, तथा ब्याज। ये चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, जो है प्रवाह, यानी इसमें हमेशा प्रवाह हुआ करता है। जैसे आय आपकी कभी 5 रुपये है, कभी 10 रुपये है, कभी 1000 रुपये है, कभी 2000 रुपये है। व्यय भी आपकी किसी दिन 5 रुपये है, किसी दिन 50 रुपये है, किसी दिन 100 रुपये है, किसी दिन 500 रुपये है। तो ये क्या है, खर्च है, ये व्यय है। उत्पादन बेटा व्यक्ति एक साल में, किसी साल में 10 लाख रुपए का उत्पादन करता है, किसी वर्ष में 5 लाख का करता है, किसी वर्ष में 20 जो है लाख का करता है। उपभोग का मतलब यानी खर्चा भी एक जैसे नहीं होते हैं व्यक्ति के। किसी दिन 10 रुपये खर्च करता है, किसी दिन 50 रुपये खर्च करता है, किसी दिन 1000 रुपये खर्च करता है। और ब्याज भी, यानी जितनी आपकी पूंजी जमा होगी, तो पूंजी का मतलब जो आप यानी जितना आपका स्टॉक होगा उसी पर तो आपको ब्याज मिलेगा। तो जितने ज़्यादा स्टॉक बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है बेटा, ये जो है प्रवाह के उदाहरण हैं। अब हम जो है पढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आप देखें बेटा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आप पढ़ें। अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र। तो बेटा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी 4 क्षेत्र होते हैं।
तो नंबर 1 में बेटा आपका होता है सरकारी क्षेत्र। क्या होता है? सरकारी क्षेत्र। देखिए बेटा, सरकारी मैंने लिखा है, सहकारी नहीं लिखा है। सरकारी और सहकारी में अंतर होता है। भारत में तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी है, मिश्रित है जिसको सहकारी कहा जाता है, और जैसे सरकारी जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, गवर्नमेंट क्षेत्र में होती हैं। तो इसमें बेटा 2 भाग होते हैं। का होता है कल्याणकारी एजेंसी के रूप में, यानी जिससे जनता का केवल जो है कल्याण किया जाता है। दूसरा है उत्पादन के रूप में सरकार सम्मिलित होती है। कल्याणकारी एजेंसी के रूप में सरकार कानून एवं जो है व्यवस्था तथा जो है तो सुरक्षा जैसे कल्याणकारी कार्य करती है। अब बेटा कल्याणकारी कार्यों में और जो है उत्पादन, यानी 2 हैं। यानी सरकारी क्षेत्र में तो उत्पादन का मतलब कारखाने वगैरह हो गया बेटा। जो कल्याणकारी यानी क्षेत्र है, कल्याणकारी एजेंसी, इसके अंतर्गत जो है पुलिस है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है। तो ये सब क्या है, यानी ये सब जो है कल्याणकारी महामारियों को जो है रोकना। तो इस जो है प्रकार से जो इन क्षेत्रों पर गवर्नमेंट कार्य करती है, इसको कहते हैं सरकार, यानी इसको कहते हैं कल्याणकारी क्षेत्र या जो है कल्याणकारी एजेंसी के रूप में। नंबर 2 में आता है विदेशी क्षेत्र। नंबर 2 में आता है विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र क्या है बेटा? तो इसमें देखिए, इसे शेष विश्व भी कहा जाता है बेटा। इसे क्या कहा जाता है? शेष विश्व भी कहा जाता है। इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के निर्यात एवं आयात से तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं शेष विश्व के बीच पूंजी के प्रवाह से संबंधित होती हैं। यानी कहने का मतलब बेटा, इसमें आयात और निर्यात। विदेशी क्षेत्र में मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु अधिक है, अपनी आवश्यकता से फालतू है, तो हम क्या करते हैं, उसको विदेशों को निर्यात कर देते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे देश में मान लीजिए उनकी कमी है, जैसे जो है पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो ये हमारे देश में इनकी जो है कमी है। मान लीजिए रासायनिक कुछ चीज़ें हैं, रासायनिक वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से जो ये वस्तुएं हैं, तो इनका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इसको जो है विदेशी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर 3 में बेटा आता है परिवार क्षेत्र। नंबर 3 में आता है परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र क्या है बेटा, इसको आप देखें तो इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। क्या है बेटा, जो है परिवार क्षेत्र है, परिवार क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को शामिल किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है। जो बेटा जो है परिवार या जो है गृहस्थ क्षेत्र होता है, ये उत्पादन के क्या होता है, कारकों का स्वामी होता है। यानी इसमें जो है सभी लोग मिलकर के उत्पादन में बराबर का हिस्सा लेते हैं। अब नंबर 4 में आपका आता है उत्पादक क्षेत्र। नंबर 4 में आता है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र बेटा क्या है, तो उत्पादक क्षेत्र बेटा इसमें अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन करने वाली इकाइयां या जो है फर्में सम्मिलित होती हैं बेटा। फर्में का मतलब जो फर्म होते हैं, वस्तुओं तथा फर्म या आप समझें कारखाने हैं, फर्में हैं, ये सब। तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादक के कारकों को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर लेती हैं अथवा खरीदती हैं। अब बेटा मैंने बताया कि उत्पादक के कारकों, तो उत्पादक के कारक कौन कौन से होते हैं, इनको आप समझ लें। उत्पादक के कारक, तो उत्पादक के कारकों में बेटा जैसे आपकी भूमि है, पूंजी है, भूमि है और पूंजी है, श्रम है बेटा, श्रम है, साहस है। ये उत्पादन के क्या हैं बेटा, ये उत्पादन के क्षेत्र हैं, उत्पादन के कारक हैं, उत्पादन के क्षेत्रक हैं। तो ये क्या करता है, एक जो उत्पादन करता होता है वो क्या करता है इसको, और बेटा प्रबंध भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध
प्रबंध, प्रबंध भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए बेटा, जो भूमि होती है ये किसकी होती है? ये भूमिपति की होती है। भूमि किसकी होती है? भूमिपति की होती है। और भूमिपति को भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान मिलता है, लगान मिलता है। ये समझ लीजिएगा। पूंजी बेटा किसके पास होती है? पूंजीपति के पास होती है, पूंजीपति के पास में। जब इस पूंजी को कोई खर्च करता है तो उसको क्या मिलता है? इसके बदले में ब्याज मिलता है, ब्याज। फिर बेटा श्रम है। श्रम किसके पास होता है? श्रम होता है श्रमिक के पास में। किसके पास में? श्रमिक के पास में। अब बेटा, जब श्रमिक जो है श्रम को खर्च करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसके बदले में उसको मिलती है मजदूरी। और फिर साहस है बेटा। पहले आप जो है प्रबंध देख रहे हैं, पहले प्रबंध देखें। तो प्रबंध, तो प्रबंध बेटा कौन करता है? प्रबंधक करता है, प्रबंधक। प्रबंध प्रबंधक करता है और इसके बदले में इसको क्या मिलता है? इसके बदले में इसको मिलता है वेतन। और फिर लास्ट में बेटा होता है साहस। साहस किसके पास होता है? साहसी के पास में। और इसके बदले में इसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो बेटा क्या है? ये उत्पादन के कारक हैं। आप बेटा उत्पादन में इन पांचों वस्तुओं की आवश्यकता होती है, पांचों बिंदुओं की, पांचों क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें से यदि एक भी क्षेत्र कमजोर है तो उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से बेटा हमने इस लेसन को जो है समाप्त कर दिया है। अगले वीडियो में हम आपको अगला लेसन लेकर के फिर मिलेंगे। धन्यवाद।